Hello, ninth class. A very warm welcome to our channel. Today we are going to start with the third chapter of civics, fundamental rights and duties. ये ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है and we'll be discussing all the various fundamental rights which have been provided to us from our constitution. The constitution has given us these fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। आप समझते हो ना, किसी भी चीज़ का हम फंडामेंटल पढ़ते हैं मतलब उसका बेसिक। जैसे आपको एक लैंग्वेज सीखनी है तो उसका फंडामेंटल क्या होगा, बेसिक्स क्या होंगी कि आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। तो दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स विच अ कंट्री, हमारी कंट्री की बात करें तो हम किसी और की कंट्री की बात नहीं करें, अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री जो बेसिक राइट्स देती है अपने सिटीजन्स को, वो हैं ये फंडामेंटल राइट्स। और इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन्ड है। देखो यहाँ पे क्या टर्म क्या यूज़ की है, the rights which are enshrined in part 3 of Indian Constitution are referred to as fundamental rights. Enshrine word यूज किया है। श्राइन आप समझते हो, भगवान की जो मूर्ति होती है उसको हम श्राइन बोलते हैं। तो मतलब दे आर कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड, ठीक है। पवित्र, सेक्रेड का मतलब पवित्र। तो दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर government. The constitution gives all the Indian citizens its basic fundamental rights. Their basic fundamental rights. Okay, अभी जो fundamental rights हैं they have been mentioned in part 3 of the Indian constitution. और articles कौन से covered हैं? Articles 14 to 32, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 14 to 32 में मेंशन है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The fundamental rights are an essential component of a democratic society. The success or failure of a democracy depends on the extent to which civil liberties are enjoyed by its citizens. मतलब कोई डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगी? जब उसकी जो सिटीजन्स हैं उनके पास सिविल लिबर्टीज होंगी। मतलब जो सिंपल सिविलियंस हैं दे आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू स्पीच, देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे जब वो हम अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं फ्रीली किसी कंट्री में, दैट मीन्स इट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन. Therefore, every democratic country pays special attention to secure essential freedom for its citizens. In simple terms, rights are those claims of citizens which are recognized by the society and guaranteed by the गवर्नमेंट, guaranteed and enforced by the state. स्टेट से यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट की तरह रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको कि हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर है आपका। ये जो गोयल पब्लिकेशंस की बुक है उसमें से हम पढ़ रहे हैं, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, एंड डी एन कुंद्रा हैज़ कंपाइल्ड दिस बुक। लेकिन मैं एक और बुक को भी रेफ़र कर रही हूँ, एक और 3 किताबें रख के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और मैं जितनी इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं चीज़ें, दिस इज़ ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ ICSE। एंड जो भी रह जाता है ना, जैसे कोई चीज़ कहीं पे अच्छे से दे रखी है या नहीं दे रखी है, तो वैसे तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने पूरी स्टडी करके ही चूज़ की है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं वो सेकेंड बुक से कवर करके, थर्ड बुक से इनकॉर्पोरेट करके वो सब मिला के आपको पढ़ा रही हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी कि ये बुक हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इससे क्यों करें। दूसरी चीज़, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर को, जैसे अभी तो मेरे ख्याल से मेरे डिले हो गई हूँ क्योंकि होती हैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, नहीं तो आपका थर्ड चैप्टर पहले हो गया होता। सिविक्स मैंने प्लान किया था कि जुलाई में ही ख़त्म कर दूंगी, लेकिन अभी चलो आपका ये हो गया होगा। बट स्टिल जब आप फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको बुक से पढ़िए, नोट्स मत पढ़िए। फर्स्ट टाइम हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ रीड द होल चैप्टर। उसके बाद जब आपको रिवाइज करते हैं या लर्न कर रहे हैं उस चैप्टर को, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, फिर आप नोट्स से पढ़ लीजिए। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द होल चैप्टर, दैट इज़ अ मस्ट। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो 100% वाली बात कर रही हूँ मैं, अदरवाइज तो नोट से भी काम चल जाता है, डिटेल नहीं हो पाता है, ठीक है। सो टेक केयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट बुक्स से लेके आपको ये पढ़ा रही हूँ। अब है मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपको पता चल गया। दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज़ जो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से आए कि 10 दिसंबर 1948 में
10 दिसंबर 1948 में ये जो है हमारे यूएन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए थे, ठीक है। और उसी समय फिर ये हुआ था, हमारी कंट्री ने जब अपना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने भी इनको अडॉप्ट किया, और दिसंबर 10 को जो है हम मानते हैं ह्यूमन राइट्स डे। दिसंबर 10 इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन राइट्स डे। तो framers of our constitution drew inspiration from the Declaration of Rights of Man and Citizen of Revolutionary France and Bill of Rights of American Constitution। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहाँ से लिया है ये कॉन्सेप्ट, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और भी बाकी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, लेकिन मेनली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, नंबर 2 पे फ्रांस। ओके, यूनाइटेड नेशंस ये जो ह्यूमन राइट्स डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर। शैल आई राइट? दिसंबर 10 को सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ओके, 1948 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ये। अब क्या है रीजंस फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या सिग्निफिकेंस ऑफ क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। रीजंस की जगह हम सिग्निफिकेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है इन राइट्स की, तो तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि राइट्स, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वी हैव गॉट डाइवर्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वीकर सेक्शंस हैं। ये हम बात कर रहे हैं 1947 की, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है ना। ये हम कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो उस समय क्या था कि देयर वाज अ फियर ऑफ डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी, क्योंकि उस समय की जो रिलीजियस कंडीशंस थी, सोशल कंडीशंस थी, अलग थी। तो वहाँ पे हमारे जो फ्रेम मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उनको ये डर था, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज़ के हक जो हैं वो उनको ना मिल पाए। उनको जो स्ट्रॉन्गर पावरफुल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो रिलीजियसली सुपीरियर हैं या फाइनेंशियली सुपीरियर हैं, वो उनको सबड्यू कर देंगे, दबा देंगे। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। So it was considered imperative. Imperative means बहुत ज़्यादा ज़रूरी, very necessary to provide adequate safeguards for the rights of minorities and weaker sections to ensure successful functioning of the democracy. The baseline क्या है कि we want our democracy to succeed. हमारा जो main aim है इन सब के करने के बाद ये है कि हमारी democracy should be a very very wonderful success. In the objective resolution passed on 13 December 1946 by the Constituent Assembly, Jawaharlal Nehru outlined the objectives of Constitution as sovereign democratic republic. ये सारे words की meaning हम पढ़ चुके हैं previous chapters में, which would guarantee equality, justice and freedom to all its citizens. From the objective resolution emerged the concept of fundamental राइट्स। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लास्की, एक बहुत वेल नोन पॉलिटिशियन है, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी कंट्री में कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स को बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं देती है, तो वो उन लोगों का दे कैन नॉट गिव देयर बेस्ट, उनका बेस्ट निकल के नहीं आ सकता। मतलब आपको इंसान को थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा, तभी उसका दिमाग काम करता है ना, कि प्रेशर में बहुत दिक्कत होती है। सो द डिनायल ऑफ दीज राइट्स लीड्स टू सोशल टेंशन विच इन टर्न डिसरप्ट्स द पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। अगर आप ये बेसिक राइट्स भी नहीं दे सकते अपने सिटीजन्स को, तो फिर हमारी सोसाइटी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, टेंशन में रहेगी, डिसरप्शन की स्टेज में रहेगी। जैसे कि आप देखो ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। अफ़गानिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे ना फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट अ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग डेस्पोटिक। डेस्पोटिक नहीं होने देती गवर्नमेंट को, मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होने देते हैं, गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल रहता है लोगों का। These rights safeguard the people from the tyranny of the executive by putting a check on its absolute power and also by shielding them from the arbitrary laws made by the legislature. लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से उल्टे सीधे कोई भी जैसे मर्जी लॉज नहीं बना सकती। एक कोई बंदा पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता। पार्लियामेंट है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, तो इसीलिए जो सिटीजन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सच अ कंट्री, मतलब डेमोक्रेसी है ये।
Fundamental rights are the claims of individuals recognized and guaranteed by the state. Fundamental rights क्या हैं? इंडिविजुअल बंदे का, हर बंदे का एक क्लेम है जो कि हमारी स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करती है और गारंटी करती है कि हाँ यू विल बी गिवन दीज राइट्स. अगर ऐसा नहीं होता है तो यू आर फ्री टू गो टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया एंड एक्सरसाइज योर प्लीज़ फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट कि भाई हमारे राइट्स हमें एक्सरसाइज नहीं किए जाने सॉरी हमारे राइट्स हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, समबडी इज ब्लॉकिंग अस. लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, सो एज दे डू नॉट वायलेट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स. आप अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी आपके उस एक्सरसाइज की वजह से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स डिस्टरप्ट नहीं होने चाहिए. जैसे कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग छोटी छोटी बात पे लाउड स्पीकर्स लगा लेते हैं अपने घरों पे, और पार्टी हो रही है या जागरण हो रहा है या जो भी कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है एंड शादी ब्याह हो रहा है एंड डिस्टर्ब द होल कॉलोनी, क्योंकि बगल वाले घर में बच्चे की एग्ज़ाम है, वहाँ पे लाउड स्पीकर चल रहा है, या कोई बीमार है बगल में लाउड स्पीकर चल रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. तो ये थोड़ा सा हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए, सोशल सेंस, सिविक सेंस जिसको हम कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए एंड वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स, रीजंस फॉर द इंक्लूजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे ही कर दिया है. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनको कि अगर जैसे आपको एग्जाम में आए ना तो आप इन पॉइंट्स को एलैबोरेट करके लिख सकते हो. तो ये क्या हो गए? फर्स्ट इज दे शेप ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब दे आर, लिखो, शैल आई राइट देम समवेयर? Fundamental rights shape human personality. They shape, क्योंकि क्या होगा कि जब हमें बेसिक राइट्स मिलेंगे ना ये, तो हमारी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आता है. हमारी कंट्री हमारे लिए इतना करी तो वी फील कॉन्फिडेंट. अगर सबड्यू करके रखे तो बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है. तो दे आर दी essential for the inherent development of the inherent powers of every individual, and they also help to preserve basic human dignity and self respect. Then second point क्या है कि it implies, ये जो ये जो हमारे राइट्स हैं ये हमें क्या गारंटी करते हैं? दे इम्प्लाई या इट इम्प्लाइज these fundamental rights imply or implies civil liberties. ये शो करते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ लिबर्टीज़, कि भाई आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी अपना घर बना सकते हो, जिस मर्जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हो. मतलब आपके पास पैसा है और नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं तो कहीं भी आप जॉब कर सकते हो इफ़ यू आर क्वालिफाइड इनफ. तो सिविल लिबर्टीज़ देते, कहीं भी आप स्पीच दे सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो ये सारी सिविल लिबर्टीज़, प्रेस की फ्रीडम जो है ये हमें मिलती हैं हमारे इन फंडामेंटल राइट्स की वजह से, इसलिए दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. देन दे आर अ चेक ऑन द अनजस्ट एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या कर रहे हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम और कर रहे हैं. शैल आई यूज़ अ डिफरेंट कलर? ओके. दे आर अ चेक मतलब कंट्रोल, चेक ऑन दी अनजस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जो कि लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट वेलकम, प्लीज़ टेक इट बैक. तो अनजस्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होने से बचाई जा सकती हैं, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला दे सकते हैं कि नहीं, ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब होंगे, कर्ब होंगे, तो इसलिए वो भी हो सकता है. देन ये हटा दूँ, यहाँ नंबर 4 यहाँ लिख देती हूँ मैं. नंबर 4 इज़ दैट दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, सो देन वी कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट दैट एंड फाइल अ पिटिशन. हम केस फाइल कर सकते हैं. मतलब दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. लॉ हमें हेल्प करेगा अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने में. अगर ये वाली क्राइटेरिया नहीं होगा, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, तो फिर सारे फंडामेंटल राइट्स बेकार हो जाते हैं.
अगर वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या करोगे आप? आपने कुछ भी किया, कोई आपके राइट्स को एनक्रोच कर रहा है, आपके राइट्स नहीं लेने दे रहा है, आप कहाँ कंप्लेंट करोगे जब वो एनफोर्सेबल ही नहीं है? लॉ अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आप उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, गारंटी कर रहा है कि अगर आपके राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं तो आई विल हेल्प यू आउट, द गवर्नमेंट, द लीगल स्ट्रक्चर विल हेल्प यू आउट। ठीक है, देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स, वो सब आपको पता है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने अभी की, सिग्निफिकेंस की, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। दे आर यूनिवर्सल इन नेचर मतलब कि यूनिवर्सल राइट्स हैं, हमारे हर सिटीज़न को ये राइट्स मिलेंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। ये राइट्स सबके लिए इक्वल हैं और सबको मिलेंगे ही मिलेंगे विद इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आर कंट्री। ठीक है, देन दे आर जस्टिसेबल, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो डिनाई किए जाते हैं देन अ पर्सन कैन सीक रिड्रेस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। द कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर null and void if it violates the fundamental rights of the people, then they are not absolute। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को एनक्रोच कर रहा है तो फिर वो आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज राइट्स, अगर आप प्रॉब्लम है तब। देन सस्पेंडेबल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इन द केस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी द स्टेट हैज़ द राइट टू सस्पेंड दीज फंडामेंटल राइट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। They can be suspended by only by the parliament and such suspension is subject to judicial review। मतलब इस पर डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में, तो they are suspendable। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं बार बार आपको एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि स्टेट कैन सस्पेंड, स्टेट कैन गारंटीज। तो स्टेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारा यूपी, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर नहीं है। स्टेट का मतलब होता है यूनियन, एब्सोल्यूट नाउन है ये। यूनियन मतलब हमारी पूरी कंट्री। तो स्टेट इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, और जितनी भी स्टेट्स की अथॉरिटीज़ हैं उसके बाद जो लोकल अथॉरिटी, सब कुछ स्टेट वर्ड में इंक्लूड हो जाता है। स्टेट का मतलब हो गया अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी। ओके, देन ये हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं रह गया है ना। राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट स्टेट एक्शन एज वेल एज द एक्शन ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स, वो हमने बोल दिया कि दे आर जस्टिसेबल। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कैसे कैसे क्लासिफाइड हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे, अर्लियर देवर 7। देखो, right to equality, sorry, there were 7: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 राइट्स आज की डेट में एप्लीकेबल है। पहले ये 7 थे, लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हटा दिया गया है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जो भी सिटीज़न हमारी कंट्री में पैदा होगा हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हम तुम्हें एक प्रॉपर्टी खरीद के देंगे या तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो गई होगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ लीगल राइट। लीगल राइट की कैटेगरी में है ये। बाय एन अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट इन 1978, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज विड्रॉन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड हैंस सिंस बीन मेड अ लीगल राइट। ये लीगल राइट है कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसकी लीगल हक है आपके पास, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कि हर सिटीजन को बेस्टो किए जाएंगे। द गवर्नमेंट शेल एंडेवर टू बेस्टो ऑल दीज राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ कंट्री। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते ना सबको। तो ये ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये पहले 7 थे, अब ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर इनके अंदर और बहुत सारे इनकी सब डिविजन्स हैं राइट्स की।
एक और राइट है, ये कह रहे हैं आर्टिकल 21A ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट 2002, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन April 2010। ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द किड्स एज्ड बिटवीन 6 to 14, दिस हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की। नाउ वील हैव अ ब्रीफ बट क्रिटिकल लुक इनटू द राइट्स ऑफ दीज राइट्स इन द फॉलोइंग लाइन्स, मतलब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स कवर करता है। उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 कुछ और पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 36 से लेके हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको आगे का बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी विच इज मेंशन इन द आर्टिकल्स 14 to 18, ठीक है। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। इट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी इन प्रोटेक्शन बाय लॉ irrespective of your social status, your financial status, your caste, creed, religion, sect, sex और color, ठीक है। ये हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी विच हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल्स 14 to 18। फिर इसके फर्दर और ब्रांचिंग होती हैं, वो हम अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर द लॉ। 14 जो देता है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। 15 देता है प्रोहिबिट्स एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ आर इंडियन रिपब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स मेंशन 14 में जो भी मेंशन किए थे ना, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सेक्स और सोशल स्टेटस, उसके हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बंदे में फीमेल या फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एवरीबडी इज इक्वल। दिस डज नॉट प्रिवेंट एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल है ये सबको इक्वल स्टेटस दे रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हक है कि इन चीज़ों को साइडलाइन करके एक पर्टिकुलर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो दे सकते हैं। जैसे कि जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, फीमेल्स के लिए भी होता है और SC ST या बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए होता है। तो ये हक दिया गया है, ये एक स्पेशल एडिशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके अपने जॉब्स में या किसी और चीज़ में प्रोविजंस दे सकते हैं। किस लिए देंगे, रीज़न क्या है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर उनको ये फील हो रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है किसी जॉब में या गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में, तब वो रिजर्वेशन देते हैं। जैसे कि पंचायत में आपको पता कि फीमेल्स के लिए वो कंपलसरी कोटा है, तो वहाँ पे फीमेल ही बन सकती है जो चीफ होती है, सरपंच जो होती है पंचायत में, तो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे ही फिक्स किया गया है कि हाँ इतनी परसेंटेज इस कैटेगरी के लोगों को दी जाएगी, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। Then equality of opportunity in all fields of public life is guaranteed by Article 16 of the Constitution। मतलब कि कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप UPSC सेंट्रल एग्ज़ाम है जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप केरला के हैं तो आपको नहीं देने दिया जाएगा, आप UP आंध्र प्रदेश के हैं तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारी स्टेट्स के लिए इक्वल है। हाँ, लेकिन again this article does not restrict the reservation of posts for the scheduled caste and scheduled tribes or any socially and educationally backward class of citizens। यहाँ पे भी वो SC ST वाला कोटा या बैकवर्ड क्लासेस का कोटा एप्लीकेबल होता है, उसके लिए गवर्नमेंट कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए एक पर्टिकुलर कोटा रिजर्व रखती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट का रूल है कि हाँ हम अपनी जो स्टेट के बंदे हैं उनके लिए पर्टिकुलर कुछ सीट्स रिजर्व रखेंगे, बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ले सकते हैं। जो डोमिसाइल होता है जिस स्टेट का, उसी को मिलेंगी वो सीट्स, तो वो उनकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, ठीक है। देन प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज़ बीन मेड एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ अंडर आर्टिकल 17।
ये हो गया 17। अब 18 क्या कहता है? 18 ने क्या किया कि सारे सिटीजन बराबर हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये जो पुराने जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो टाइटल मिलते थे ना, खान बहादुर, सरदार बहादुर, राय साहब, आपने मूवीज़ में सुना होगा, पुरानी मूवीज़ में एड्रेस करते थे राय साहब। तो ये सारे जो टाइटल्स हैं ये अबॉलिश कर दिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और इन्होंने कहा कि सारे ये टाइटल्स हैं ये इनइक्वालिटी प्रमोट करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी, तो इसीलिए हम इनको हटा रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिग्रीज ही कन्फर की जा सकती हैं इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। आपने देखो ना, साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स मिलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया या साहित्य अकेडमी का अवार्ड हो गया, और भी कौन से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे नेशनल अवार्ड्स हैं, ये दिए जाते हैं। तो ये सारे अलाउड हैं, बाकी सब पर्सनल ऐसे अवार्ड्स अलाउड नहीं हैं। देन आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, अब ये हो गया राइट टू फ्रीडम। अब ये नेक्स्ट आ गया हमारा राइट टू फ्रीडम। इसके पहले हम पढ़ रहे थे राइट टू इक्वालिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो चुका है, अबॉलिशन है ना, अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ वैलिड मतलब अब अलाउड नहीं है, इट इज़ इलीगल टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। दिस वाज अबॉलिश्ड एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। 1955 में ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस पास हुआ था, 1955 में पास हुआ था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया था 1976 में, और उसको बोल दिया इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। मतलब अनटचेबिलिटी वर्ड ही हटा दिया गया है, अब हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। अब हम आ गए सेकेंड फंडामेंटल राइट पे, जो है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये है आर्टिकल्स 19 to 22 में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कितने सारे राइट टू फ्रीडम दे रखे हैं। पहला क्या है? right to freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully, freedom to form association or unions, freedom to free movement across the length and breadth of India, as long as you don't trespass any private property में नहीं जा सकते है ना, freedom to settle and reside in any part of the country, freedom to practice any profession as long as you have the क्वालिफिकेशंस फॉर दैट। ये नहीं कि अरे यार मेरा मन है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरे पास डिग्री विग्री है नहीं, मैं दुकान खोल के अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ, पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू कर दूँ, बेचारे मर जाएं पेशेंट्स, तो ऐसे नहीं करना है। मतलब आपके पास ये सारे फ्रीडम है, बट दे हैव टू बी एक्सरसाइज्ड विद कॉशन एंड विद सर्टेन रेस्ट्रेंट्स, एंड देयर आर आल्सो सर्टेन रूल्स टू व्हेन दे आर बीइंग अप्लाइड। ठीक है, ऐसे नहीं सब कुछ एकदम फ्री नहीं है, फ्री डिनर नहीं है कि सब जगह कुछ भी करते रहो। ओके, right to freedom. Various kinds of individual and collective freedoms have been guaranteed to the citizens of the Republic of India under the Articles 19 to 22 of the Constitution. Although the freedoms guaranteed under these articles are regulated through certain restrictions for the sake of public interest and safety of the state, yet they go a long way in making India a really democratic polity. Means they are very, very important for establishing India as a democratic republic. The right to freedom is actually a cluster of several rights. Some of the most important rights guaranteed under this right to freedom are as follows. Cluster है और ये दे रखा है कि कौन कौन से हैं। First is right to freedom of speech and expression. हमारे पास राइट है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बोल के, वोकली या रिटन फॉर्म में, प्रेस मीडिया जो है उसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज तो आपने देखा बड़ा फैशन है टीवी में, हर रात को कम से कम 7-8 न्यूज़ चैनल्स पे वो डिस्कशंस ही चलते रहते हैं, 5-6 लोगों को बिठा लेते हैं, वो एक टॉपिक पे डिस्कशन ही करते रहते हैं, तो फ्रीली डिस्कस कर रहे हैं सारे नेशनल मैटर्स को, पब्लिक और नेशनल वेलबींग ओरली थ्रू द प्रेस के थ्रू, है ना। सोशल मीडिया हम यहाँ पे वर्ड इंक्लूड कर रहे हैं, पहले सिर्फ रिटन प्रेस होती थी, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया इज़ हाईली एक्टिव। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया चाहे तो किसी को रातों रात हीरो बना दे, किसी को रातों रात गिरा दे, उठा दे। सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल दीज डेज, ये आपको पता है, यंगस्टर्स को ज़्यादा पता है ना। ओके, तो ये सोशल मीडिया, बट दिस राइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्लैंडरिंग अदर्स। हालांकि ये आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी हमें ये राइट दूसरे को गाली देने के लिए, दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसके कैरेक्टर को खराब करने के लिए, स्लैंडर करने के लिए यूज़ नहीं करना है, सीधी सी बात। जेपरडाइजिंग, एंड यू डोंट हैव टू जेपरडाइज द सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट और फॉर इंसाइटिंग
वायलेंस। नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है आपको, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ताकि आप अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, वो लोगों के साथ शेयर कर सको। इसलिए नहीं है कि आप दूसरे को कंडेम करो, दूसरे को क्रिटिसाइज करो, ठीक है, दैट इज़ नॉट अलाउड। देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप आराम से, शांति से कहीं भी इकट्ठे होकर अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सभा जिसे जनसभा बोलते हैं ना, ग्राउंड्स में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि आपको वायलेंस नहीं प्रोपेगेट करनी है, आर्म्स यूज़ नहीं करने। आर्म्स एंड एमिनिशन मीन्स हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड इनवेरिएबल बी पीसफुल एंड शुड नॉट पोज अ डेंजर टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, इसको एंडेंजर नहीं करना है आपकी जो मीटिंग होगी। ऐसा नहीं हो कि आप वो लीडर जो है वहाँ पे जाके भड़काऊ भाषण दे दे और लोग भड़क जाएं, है ना। हम ये कहेंगे हम तो हथियार लेके गए नहीं, हम तो सिर्फ स्पीच दे रहे हैं। लेकिन आपकी स्पीच भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, समझदारी से होनी चाहिए, कि हम मतलब लोगों को भड़काना नहीं है, सीधी सी बात ये, लॉ एंड ऑर्डर को एंडेंजर नहीं करना है। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है कि यूनियन बना लीजिए, अपनी कम्युनिटी की एसोसिएशन बना लीजिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें एक प्लेटफॉर्म पे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर सकें। सो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, दिस राइट हैज़ बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट्रिक्शंस आर अगेन इम्पोज्ड against such unions or association if they tend to pose a danger to the safety of the state or indulge in immoral and illegal activities। immoral activities जो होती है जैसे मतलब सेक्स ट्रेड है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, तो ये सब अलाउड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो आराम से शांति से काम करें, सेक्स ट्रेडिंग करें आराम से शांति से, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, बट इमोरल एक्ट्स आर नॉट अलाउड। देन फ्रीडम टू फ्री मूवमेंट। Every citizen is entitled to free movement throughout the length and breadth of India। बस ये है, this does not apply to private buildings and estates। ये आप समझ सकते हैं कि हम किसी की प्राइवेट एरिया में नहीं घुस सकते हैं, प्राइवेट उसकी बिल्डिंग है या उसकी एस्टेट है, उसके ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मेरा ये राइट है मैं कहीं भी जाऊँगा। भाई उसका भी तो राइट है, उसकी प्रॉपर्टी है तो, है ना। देन दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड और इम्प्रिजन विदाउट द एक्सप्रेस सैंक्शन ऑफ द लॉ। लॉ ही किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, वो भी उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, पुलिस भी ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये भी सब ध्यान में रखने हैं। पब्लिक, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ऑर्डर, इंटेग्रिटी, पब्लिक सेफ्टी, ये सब ना वर्ड्स याद कर लो, ये हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखना है, इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी है नेशन की, है ना। नेशन की इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नेशनल सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये सब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सोशली पीसफुल हैं, तो आप फिर आपके पास फ्रीडम है। देन नेक्स्ट इज फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी ज़मीन खरीद के, अगर आपके पास पैसे हैं, वहाँ पे जाके रह सकते हैं, विद द ओनली लिमिटेशन दैट इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। okay, you can purchase, keep, transfer और dispose of any property in any part of the country। और दूसरी चीज़, अब स्टेट ने आपको ये फ्रीडम दिया है कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो स्टेट के पास भी एक और फ्रीडम आ गया इसी से कनेक्टेड, कि वो भी आपकी प्रॉपर्टी खरीद के अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करती है उसके बहुत अच्छे रेट्स देती है गवर्नमेंट। जैसे कि कहीं पे एयरपोर्ट बनना है तो वहाँ की सारी लैंड एक्वायर कर ली जाएगी, खेत वगैरह, वहाँ पे लोगों को उसका कंपनसेशन देते हैं, अच्छे रेट्स देते हैं। या कहीं पे कोई और चीज़ बन रही है, कोई गवर्नमेंट के प्लांटेशन हो रहा, मतलब प्लांट्स लग रहे हैं, किसी चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, या रेलवे लाइन के लिए, हालांकि रेलवे के पास तो खुद की अपनी ज़मीन बहुत है, उसको एनक्रोच कर रखा है लोगों ने। तो लेकिन व्हाट इज़ इम्प्लाइड हियर इज़ कि अगर स्टेट को, गवर्नमेंट को ज़रूरत है किसी ज़मीन की, तो वो उसको परचेज़ करके कंपनसेशन देते हैं लोगों को और उसको यूज़ करते हैं फॉर पब्लिक यूज़। प्राइवेटली नहीं, गवर्नमेंट भी उसको पब्लिक यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करेगी उस ज़मीन को। Then you have the freedom to practice any profession or carry on any profession as long as you are qualified। आप the Constitution of India bestows on every citizen of India the right to practice any profession or carry on any occupation, but such profession should not be detrimental to the interest of the society or moral ethics of the society। जैसे कि trafficking in women, children, smuggling of drugs या smuggling of
मैन पावर, ये सब अलाउड नहीं है। बाकी आपके पास सो लॉन्ग एज यू आर क्वालिफाइड यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। लिमिटेशंस क्या है? राइट टू फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको कर्ब करते हैं, सिर्फ यही है किस केस में वो नहीं एब्सोल्यूट है, जबकि आप इंटरेस्ट, आप सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके जो फ्रीडम है, आपका जो राइट है उसमें, तो फिर वो राइट जो है आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, एक जिसे कहते हैं ना इज्जत मेंटेन करने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो फिर अगर ये सब काम आप करेंगे देन सर्टेन limitations would be exercised on your fundamental rights and the person can even be detained and arrested. Laws कुछ हैं, जैसे कि मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा अप्लाई हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। देन एस्मा अप्लाई होता है ऐसी सिचुएशन में, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जैसे कि अभी कोविड हुआ था तो यहाँ पे एस्मा अप्लाई हो गया था कि जो लोगों को खाने पीने के सामान है, ग्रेन्स हैं, बेसिक गेहूँ चावल अनाज सब्जियां, इन सब की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने अगर पता होगा आपको तो आपने मम्मी ने बताया होगा कि उस समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सस्ते हो गए थे, क्योंकि इतना कंजम्पशन नहीं था ना, होटल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो वेरी वेरी चीप, एंड गवर्नमेंट ने बाकी सारी एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रखी थी लोगों को, तो एस्मा लग जाता है। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये अप्लाई होता है, ये भी राइट टू फ्रीडम को कर्ब करता है। कर्ब मतलब CURB, कर्ब का मतलब होता है उसको सप्रेस करना, ठीक है, दबाना। तो ये क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है कि पीडीए कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि ना जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, अब तो आप बड़े हो समझते हो कि कुछ दंगे होने की संभावना होती है, कि कुछ राइट्स हो सकते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में राइट्स ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर उनका लीडर होगा ना, उसको गवर्नमेंट पहले ही अरेस्ट कर लेती है कि अगर ये लोगों को भड़काएगा, ये बाहर रहेगा तो पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। तो उस एक्सप्लोसिव सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे इन लोगों को, जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट अरेस्ट किया जाता है, मतलब कि अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि हाँ ये अगर बंदा फ्री रहेगा तो ये ज़रूर गड़बड़ करेगा, तो उस गड़बड़ को प्रिवेंट करने के लिए, सोशल डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए उस पर्टिकुलर बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको हम बोलते हैं डिटेन्यू, ठीक है। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर, जो बंदा अरेस्ट होता है उसको डिटेन्यू बोलते हैं। और इसमें भी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि उस डिटेन्यू को 3 महीने से ज़्यादा के लिए आप नहीं रख सकते हैं, विदाउट 3 महीने तक रख सकते हैं, 3 महीने तक गवर्नमेंट उसको रख सकती है बिना किसी ट्रायल के, अरेस्ट में रख सकती है। लेकिन 3 महीने के बाद अगर कंटिन्यू करना है कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी सोशल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, अभी भी हमें इसको अंदर ही रखना है, तो फिर 3 महीने बाद ना एक जजेस की बेंच बनती है, वो डिस्कस करते हैं एंड देन दे विल डिसाइड कि हाँ अब जिस डिटेन्यू को आगे फर्दर रखना है कि इसको छोड़ देना है। और 3 महीने बाद डिटेन्यू के पास भी ये राइट्स होते हैं कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सके, अपने केस को लड़ सके, ये गवर्नमेंट से वो पूछे, जो जिन्होंने उसको अरेस्ट करके रखा है उनसे पूछे कि भाई हाउ एम आई हार्मफुल टू द सोसाइटी, उसके पास भी ये राइट्स हैं, वो अपने फाइट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये इसमें दिखा रहे हैं, देखो प्रिवेंशन आर्टिकल 22 जो है वो ऐसे पर्सन जो कि अरेस्ट हुए हैं पीडीए के अंडर, जिसे को हम डिटेन्यू बोल रहे हैं, उनको क्या बोलता है, उनके लिए क्या राइट्स दे रहा है कि a person who is arrested under ordinary circumstances has got the right to be informed about the ground of his, normally arrest हो रहे हो तो आपको ये हक है कि आप पूछें कि क्यों मुझे अरेस्ट किया गया है। Then such an accused shall have the right to defend himself by the lawyer of his choice. Accused shall be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest. ठीक है, ये सब होगा, लेकिन पीडीए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
नो पर्सन शेल बी, अच्छा एक और चीज़ देती है गवर्नमेंट हमारी कि कोई किसी भी बंदे को आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, 2 बार पनिश नहीं कर सकते। एंड नो पर्सन कैन बी, जो आपने अरेस्ट किया है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट ही विटनेस बने। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर जो है उसको हम उस बंदे को 3 महीने के लिए रख सकते हैं इवन विदाउट ट्रायल, ठीक है। लेकिन इसके भी राइट्स गार्ड किए हैं, सेफ गार्ड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। ही शुड बी अफोर्डेड एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच अ डिटेंशन एंड सच अ person cannot be detained for more than 3 months unless an advisory board comprising of persons qualified to be judges of the high court advise for further detention। मतलब हाई कोर्ट के जजेस से कंप्राइज करेगी कोई बेंच या उसके इक्विवेलेंट जो लोग होंगे वो बोल सकते कि नहीं इसको और ज़्यादा रख लो, आप 3 महीने हो गए अब और आप इसको डिटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिटेन्यू हो गया। और इसमें कुछ देखा है, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड, ओके, ये हो गया हमारा। देन एक और राइट है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है कि हमारा पर्सनल जो इन्फो है वो हम चाहें तो डिस्क्लोज ना करें, हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है। स्पेशली ये जो हमारे जो बंदे होते हैं ना जो कि फिल्म लाइन में हैं या जो क्रिकेटर्स हैं जो कि सोशल एक्टिव, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं लोग, जिनके लिए लोग पब्लिक, जनरल पब्लिक जिनकी दीवानी होती है ना, तो उनके लिए राइट टू प्राइवेसी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उनको यह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 24, 2017 में ये लैंडमार्क डिसीजन दिया था। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, आजकल आरटीआई का आपने नाम सुना होगा, आरटीआई डाली जाती है कि हमने आरटीआई डाली है इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, इस चीज़ के लिए। मतलब कि हमारे पास ये राइट है कि अगर हमें किसी गवर्नमेंट डीलिंग के बारे में नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, किसी प्रोसेस के बारे में नहीं पता, तो हम एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं गवर्नमेंट को और हम उससे गवर्नमेंट से वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए एंड द गवर्नमेंट इज़ definitely expected to help you out. So it is an implied right as it is a part of the right to freedom of speech and expression given in Article 19(1). It is an implied right because if one does not know the facts, one cannot speak freely. ये right to freedom of speech and expression का एक ही integral part कर दिया गया है, क्योंकि अगर हमारे पास सही information नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे, गलत बोलेंगे ना फिर तो आप। तो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005। इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या राइट मिलते हैं, सीक एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी। आपको कोई भी इन्फो चाहिए आप ये फाइल कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर बंधन है, दे आर बाउंड टू डू दैट। Then you can also ask them certain questions. You can take copies of documents including the certified copies. Certified documents मतलब जिनको कि कोर्ट स्टैम्प करके देता है कि वो कहीं भी वैलिड है ऑल ओवर दी, ऑल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं जिसको हम। देन टेक सैम्पल ऑफ द मटेरियल, अगर किसी मटेरियल का कोई और ऐसा केस है जहाँ पे आपको मटेरियल की सैम्पलिंग चाहिए कि आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे आप सैम्पल भी ले सकते हैं। एनी सिटीजन कैन फाइल द एप्लीकेशन अंडर आरटीआई विद द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड सीक इंफॉर्मेशन। ये इंडियन सिटीजन, किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए वैलिड है। देन इसमें और कुछ है, दिस राइट कुड कर्ब करप्शन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये क्यों किया गया है, ताकि करप्शन को कर्ब किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। किस लिए है, टू कर्ब, कर्ब का मतलब स्टॉप करना, कम करना करप्शन, क्योंकि लोगों से हम कुछ भी पूछ सकते हैं तो ऑब्वियसली करप्शन इससे कम होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी, टू प्रमोट, है ना, ताकि सारी डीलिंग्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, भाई सबको पता रहेगा कि हाँ ये काम हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए और करप्शन को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरटीआई। इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स्ड लेबर होते हैं ना, छोटे बच्चों से जो भिखारियों वाली एसोसिएशन होती है, बेगरी करवाई जाती है, भीख मंगवाया जाता है, या उनको माइंस में काम कराते हैं, फोर्स्ड लेबर बनाते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो सेल करते हैं बच्चों को या
फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, फोर्स्ड लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब ये राइट दिया गया है कि हम उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, हमारा बेसिक राइट है कि हम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल्स 23 एंड 24 पुट्स अ फर्म एंड टू सच एक्सप्लॉयटेशन एज फोर्स्ड लेबर, बेगरी, ट्रैफिक इन women एंड चिल्ड्रन एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट। अगर कोई जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कम पैसे दिए जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी ये वैलिड है आपका फंडामेंटल राइट। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर ऑक्यूपेशंस फ्रॉट विद डेंजर। अगर कोई ऐसा खतरा है, जान का खतरा है, तो वहाँ पे 14 साल से छोटे बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। बॉन्डेड लेबर इज ऑल्सो मेड इलीगल। पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फोर्स लेबर। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट कर रखी कि पर डे आपको इतना तो देना ही है एक बंदे से, अगर आप काम करा रहे हो तो 8 घंटे के लिए, अगर उससे कम दोगे तो दैट इज ऑल्सो एन इंक्रोचमेंट अपॉन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो मेड अ बेसिक राइट। इट इज मेंशन इन द आर्टिकल्स 25 to 28। ये क्या कहता है, इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रीडम दे रहा है लोगों को टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इंडियन सिटीजन्स को सबको ये हक है कि उनको जो रिलीजन अच्छा लग रहा है उसको फॉलो करें। गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, वी आर सेक्युलर नेशन। तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सब रिलीजन इक्वल हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको अपने तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपको जहाँ जैसे करना है, पूजा करनी है, कोई बुक पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, करिए, सो लॉन्ग एज इट डज नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ अदर्स। दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, अपने जो मर्जी आए वो करिए। देन प्रीच करिए उस रिलीजन को, उसको आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं, है ना, कि लोगों में फैलाया जाए उस रिलीजन को, तो आप उसके लिए प्रीचिंग्स कर सकते हैं अपनी। जैसे आजकल होता है ना, बहुत सारे आप देखो धार्मिक चैनल्स हैं, रिलीजियस चैनल्स हैं, जहाँ पे अलग अलग सेक्ट्स के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग अपनी अपनी प्रीचिंग्स देते रहते हैं। तो यू आर फ्री टू प्रोपेगेट एंड प्रीच योर रिलीजन एंड यू आर ऑल्सो फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कोई सोसाइटी बना रहे हो, कैसे अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हो। द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। Okay, freedom of conscience, this objective is achieved by the following provisions of the constitution। क्या provisions है? freedom of conscience and free profession and propagation of religion। जैसे कि सिख रिलीजन में ये अलाउ किया गया ना कि किरपान कैरी कर सकते हैं, वो छोटी सी जो उनकी किरपान होती है वो कैरी कर सकते हैं। दो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट फंड से मेंटेन हो रहे हैं, वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है। बाकी आप प्राइवेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का फ्रीडम है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करिए, वो भी आप फ्री हैं। स्टेट फंड एंड रोल यूज़ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हो गया हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि हम अपने सिटीजन्स को कल्चरल राइट्स में बिस्टो करते हैं एंड एजुकेशनल राइट्स भी देते हैं। दे आर कवर्ड अंडर आर्टिकल्स 29 and 30। All groups, sects and linguistic minorities in the country have been granted to right to safeguard their culture, language and script। मतलब हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो मेजॉरिटी है, जो भी रिलीजन्स हैं, जो भी कंट्री में हमारे सेक्ट्स हैं, उनके पास ये हक है कि वो अपनी कल्चर को मेंटेन करें, आगे पास ऑन करें, अपनी उनकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, सबको मेंटेन कर सकते हैं, अपने कस्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन इवन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस पर्पस एंड टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे रखी है गवर्नमेंट ने, कि एक तो गवर्नमेंट इसके लिए पैसा नहीं देगी, ये उनको अपने डोनेशन से करना है, अपने पैसों से करना है। लेकिन आप इसमें ना, आपका इंस्टीट्यूशन है, आप जो मर्जी पढ़ाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन आप किसी दूसरे रिलीजन का बच्चा अगर आपके रिलीजन को स्टडी करना चाहता है तो आप उसको मना नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का रूल है कि इट हैज़ बीन मेड ऑब्लिगेटरी फॉर सच इंस्टीट्यूशंस टू गिव एडमिशन टू एनी स्टूडेंट डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग देम। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं आप हमारे रिलीजन के नहीं हो, आप यहाँ नहीं आ सकते। नो, एंड दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न व्हाट डज नॉट फिट इन देयर ओन कल्चरल फ्रेमवर्क। मतलब आप उनको अलाउ
करो, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं करोगे। जैसे सपोज कोई स्कूल है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है, अपने रिलीजन को प्रीच कर रहा है, अगर किसी दूसरे रिलीजन के बच्चे ने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आप उसको सिखा लो, जो आप सिखा रहे हो लेट हिम लर्न, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू इस रिलीजन का है, तुझे ये करना ही करना है या ये नहीं करना है। दैट इज द ओन चॉइस ऑफ द चाइल्ड, यू कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड। it has been clearly laid down that no person shall be denied admission into any educational institution run by the state or aided by the state on ground of religion, race, caste, sex or language. ये restriction है, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन एक और चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पे कि एडेड जो है वहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, उसके थ्रू एडमिशन दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद आ गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, हमें फंडामेंटल राइट्स डिनाई कर रही है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, रेमेडी कर लीजिए उसकी, है ना। इट कैन बी रेक्टिफाइड, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अपॉन द सिटीजन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच implies that every citizen is entitled to move the Supreme Court or any other court authorized by the Parliament for the purpose if his or fundamental rights have been encroached, abridged or snatched away by the person, a state or body of persons। मतलब किसी के भी बंदे के अगर फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच किए जा रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है, हाई कोर्ट में डाल सकता है, या किसी भी लोकल कोर्ट में कि भाई मेरे जो राइट्स हैं दे हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन, अब्रिज्ड हो गए हैं, स्नैच हो गए हैं, मुझे अपने राइट्स एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहे हैं, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट। The court have been vested with the power to issue orders, directions and writs in order to protect the rights of the complainants. Writs issue करता है कोर्ट, जो कि arbitrary actions of the state के अगेंस्ट काम करते हैं। स्टेट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, कोई लॉ निकाल दिया, तो उसके अगेंस्ट रिट्स काम करती हैं। रिट्स हम डालते हैं और वो रिट्स एप्लीकेबल होती हैं। The right to constitutional remedies is thus the most important of the fundamental rights, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें क्या होता है, अपने राइट्स एक्सरसाइज करने को मिलते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है जिसके बिना कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ नलिटी, मतलब उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो ये कह रहा है उन्होंने ये कहा था कि ही वुड नॉट रेफर टू एनी आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन। मतलब ये जो है हमारा कौन सा है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 का, इट हैज़ कंसिडर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द ओनली गारंटी अगेंस्ट एनक्रोचमेंट ऑन अ फंडामेंटल राइट्स। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे जो जितने भी ऊपर की बातें वो सारी यूजलेस हो जाती, क्योंकि अगर आप अपने राइट्स के लिए अगर कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आप कहाँ जाके कंप्लेंट करोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट। अच्छा, राइट टू एजुकेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये कंपलसरी है, अगस्त 4, 2009 में बिल पास किया गया था। Every child under the age of between the age of 6 to 14 they have to be educated. They can have free and compulsory education. They have a right to free and compulsory education. And schools में कुछ बेसिक परसेंटेज सेट होती है जहाँ पे कि हर स्कूल को इसको फॉलो करना ही करना है। दिस एक्ट ऑल्सो रिजर्व्स 25% ऑफ द सीट्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द वीकर सेक्शंस इवन इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी स्कूल। मतलब हर स्कूल में ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई भी इसके ऊपर नहीं है, ये लॉ सब जगह एप्लीकेबल है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रिट है, रिट्स कौन कौन सी है। रिट्स हैं क्या, रिट्स इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। इट इज अ, यहाँ लिख दूँ मैं, सॉरी, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्डर करता है कि आप ये काम करिए, भले ही वो आपके जो
रूल्स बने हुए हैं उसके अगेंस्ट हो। ऑर्डरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। आपने मूवीज़ में सुना हो कि रिट फाइल कर दी, रिट दायर कर दी, तो ये रिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू द फॉलोइंग रिट्स। ये दे आर अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट कोई भी एक्शन ले रही है तो उसके अगेंस्ट रिट फाइल की जा सकती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दे आर द हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। ठीक है, ये सारे लैटिन नेम्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखे हैं, आपने उनको इंग्लिश में नहीं रखा है। अभी आप समझना, एक एक सेंटेंस में, दो दो सेंटेंस में समझा है कि ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो है हेबियस कॉर्पस। आई होप आपने शायद इनके नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अब इसका क्या है कि बाय इशूइंग सच अ रिट द कोर्ट कैन गेट द बॉडी ऑफ एनी पर्सन रिलीज्ड इफ इट हैज़ बीन अनलॉफुली कैप्चर्ड बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय द स्टेट और बाय द स्टेट। दिस रिट इज दस अ ग्रेट सेफगार्ड फॉर द पर्सनल फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन। मतलब ये क्या कहती है कि अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई ऐसा प्रूफ नहीं है और पुलिस ने उसको अरेस्ट करके रखा हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दे कि नहीं इसको आप जेल में रखो, तो उसके अगेंस्ट ये रिट फाइल की जा सकती है हेबियस कॉर्पस की, एंड द पर्सन विल बी रिलीज। सो दिस रिट इज अ ग्रेट सेफ गार्ड फॉर द पर्सनल फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन। इन रिट्स पे आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ढंग से याद कर लीजिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेबियस कॉर्पस हो गई, मैंडमस हो गई, सर्टियोररी, क्वो वारंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट में आप क्या लिखोगे, इसका मतलब लिख दिया टू हैव अ बॉडी। फिर उसका क्या होता है कि इस रिट के थ्रू किसी बंदे को जो अरेस्टेड है उसको रिलीज करवाया जा सकता है। सो इट इज़ अ सेफ गार्ड फॉर द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द पीपल। ये आपको सारा लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हो गई मैंडमस। मैंडमस का मतलब हो गया वी कमांड। तो ये क्या है, कमांड कर रहे हैं, तो कमांड कौन करेगा, सुपीरियर हमेशा अपने इन्फीरियर को कमांड करता है। तो इस रिट में क्या है कि सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करता है उसके किसी डिसीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा है या उसने मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो एक हाई कोर्ट जो है, जो सुपीरियर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो नॉर्मल जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनको कमांड कर सकती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, तो सब हायर कोर्ट एक सबॉर्डिनेट कोर्ट को कमांड कर सकता है कि आप ये काम करिए। तो ये क्या है, मैंडमस का मतलब हो गया इट इज़ टू कंपेल एन इन्फीरियर कोर्ट्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अगर वो अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये ऑर्डर करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ अ कमांड, एक ऑर्डर है ये। मैंडमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का आपको नाम से समझ में आ रहा है, अगेन ये भी एक सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर है लोअर कोर्ट के लिए, ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये क्या कह रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर केस में प्रोसीडिंग्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जो है आपके पास उतना जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपके पास वो हक नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर केस को लड़ सको। जैसे डिस्प्यूट्स अगेंस्ट टू स्टेट्स हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस फाइल नहीं हो सकता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो किसी ऐसे टॉपिक पे केस फाइल हुआ है, वहाँ पे किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है जो कि उनकी अथॉरिटी के बाहर है, तो वो ये चीज़ प्रोहिबिशन फाइल कर सकते हैं, ये प्रोहिबिशन रिट डाल सकते हैं कि भाई आप अपनी पावर्स यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द पावर टू जज दिस केस। तो ये जो है ये प्रोहिबिशन हो गई, ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट पे जाता है। ठीक है, कि अपनी लिमिट्स में रहिए, अपनी अथॉरिटी में रहिए, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको जज कर सको। तो ये क्या कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को लिमिट कर रहे हैं। लोअर कोर्ट की अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, लिमिटिंग द अथॉरिटी। ये सारे ध्यान रखना कि कौन सा क्या कर रहा है। ये इस पर इनमें से एक पे पक्का नोट, शॉर्ट नोट आता है, लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ लोअर कोर्ट्स। उनको
जिसे कहना कि हम रफ लैंग्वेज यूज़ करें तो अपनी औकात में रहो, वो दैट वे। ओके, नेक्स्ट इज सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी क्या है? It is a writ issued by a superior court to the judicial or quasi-judicial authorities in order to quash its order or decision. अब प्रोहिबिशन क्या है कि प्रोहिबिशन में इन्होंने ना अब बोला है कि आप कुछ मत करो, आप ये काम मत करो, ये बोला है। अब सर्ट्यूररी में क्या है कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, अब सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा कि उस डिसीजन को नलिफाई कर देगा, क्वॉश कर देगा। क्वॉश करना मतलब ख़त्म करना, इसको कहते हैं क्वॉश करना, बिल्कुल क्रम्बल कर देना, तो ख़त्म कर देगा, नलिफाई कर देगा, मतलब कि जो आपने डिसीजन दिया है वो सारा हटा दिया गया है, इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिशन एंड द certiorari is that while the former is issued when certain proceedings are still going on, the latter is issued only when the order has already been passed. प्रोहिबिशन का जो रिट है वो कब फाइल हो सकती है? जबकि प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। भाई हम पहले बीच में ही मना करें कि आप इसको मत करो, आप इसकी आपके पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है। सर्टिलरी कब रिट फाइल होती है? जबकि लोअर कोर्ट डिसीजन दे चुका है, प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तब सर्टिलरी इम्प्लीकेबल होती है कि भाई अब सर्टिलरी फाइल होगी कि नाउ यू डोंट हैव द राइट टू गिव दिस डिसीजन, द डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय द लोअर कोर्ट, नाउ द सर्टिलरी हैज बीन फाइल्ड कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं थी, आपने डिसीजन दे कैसे दिया। ठीक है, ये प्रोहिबिशन और सर्टिलरी में डिफरेंस है। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्वो वारंटो। अब क्वो वारंटो क्या है? सच अ टाइप ऑफ रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट। ये कोर्ट इशू कर रहा है एक पर्टिकुलर बंदे को, किस लिए? कि आपके पास सपोज कोई बंदा अपॉइंट हुआ है किसी पब्लिक पोस्ट पे, अब वो कैसे अपॉइंट हुआ है? लीगली अपॉइंट नहीं हुआ, राइटफुली अपॉइंट नहीं हुआ, उसको किसी एनी हाउ किसी भी प्रोसीजर के थ्रू उसको वहाँ पे बिठा दिया गया उस पोस्ट पे। तो कोर्ट उससे ये रिट इशू करके पूछेगा कि अब आप इस पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या आप राइट चैनल से सिलेक्ट होके नहीं आए हैं, तो आप इस पोस्ट पे बैठने के कैसे हकदार हैं, प्लीज़ जस्टिफाई करिए। हाउ आर यू सपोज टू remain on this particular post. So this is issued by a court to public servant to inquire into the legality of his holding a public office and to oust him if his claim is not well founded. मतलब वो पहले पूछेगा कि आप इसको इस पोस्ट पे कैसे बैठे हैं, हाउ आर यू जस्टिफाइड टू बी ऑन दिस पोस्ट, और अगर वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया तो उसको उस पोस्ट से रिमूव कर देंगे। तो ये क्वो वारंटो तब एप्लीकेबल होती है। Thus this writ prevents an unlawful claimant from holding a superior public office. तो ये रिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिट ऑफ क्वो वारंटो। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज wrongfully usurped an office. यूसप्शन वर्ड पढ़ा है आपने, जैसे राजा महाराजाओं की गद्दी पे कब्जा कर लेते थे ना, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? यूसर्प्शन ऑफ थ्रोन। तो यहाँ पे यूसर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारी, ये हमारे सारे हो गए फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो दे दी गवर्नमेंट ने आपको, अब उसके साथ उसके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, दो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हमारे सिटीजन्स वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। भाई स्टेट ने आपको ये फंडामेंटल राइट्स दे दिया, अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप कुछ कंट्री के लिए भी तो कुछ करें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। So originally the Constitution in India did not contain any formal duties of the citizens of India, but through the 42nd Amendment of the Constitution 1976 में जो हुआ Part 4A Article 51A was added to the Constitution. This chapter enumerates 11 duties of the citizen of India. ये expect करते हैं कि हमारे जो Indian citizens हैं वो ये 11 duties तो कम से कम perform करें। 11th जो पहले 10 ड्यूटी थी, अब 11th फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A उसका भी के पार्ट ऐड हुई थी 2002 में थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या बोलता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो देखिए। फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहली क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. हम गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप हमारे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करिए, और जो नेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, है ना। वी हैव द ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच
inspired a national struggle for freedom, to value the rich heritage of our country, and to promote the harmony of spirit and unity of brotherhood amongst the people of India. Okay, and we don't have to practice anything that damages the reputation of India or the dignity of other people. Then, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने कि हमारी स्ट्रगल की इस फ्रीडम के लिए, उनके जो आइडियल्स थे उनको चेरिश करिए, मेंटेन करिए, रिवाइव करिए, प्रैक्टिस करिए. Then, to uphold the sovereignty, integrity of and unity of India. कोई ऐसा काम मत करो जो कि हमारे इंडिया की sovereignty, unity और integrity के अगेंस्ट हो. मतलब कि वही सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो सब नहीं होना चाहिए. Okay, then to defend the country and render service when called upon to do so. आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, और अगर आपसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्री बोले कि नहीं आपको ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो आपको करना पड़ेगा. जैसे कोविड में सारे डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई थी, गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई थी, इलेक्शन में टीचर्स की ड्यूटीज़ लगी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप प्लीज़ ये काम करिए, तो यू हैव टू डू इट. Then, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, and transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. To renounce practice derogatory to the dignity of. To renounce practices होना चाहिए. To renounce practices. तो आपको क्या करना है कि कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है. मतलब जो भी हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको प्रमोट करना है. और विमेन के अगेंस्ट जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती हैं, जो कि ख़राब प्रैक्टिस हैं, जो कि इंसल्ट करती हैं लेडीज़ को, उनको आप बिल्कुल ही रिनाउंस कर दीजिए, बैन कर दीजिए. उनको मतलब सोसाइटी में बहुत बुरा समझा जाना चाहिए कि अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो उसको भी आप अलग कर दो सोसाइटी से, सो दैट ही ऑल्सो नोज दैट ही इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर. अपने जो हेरिटेज है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करिए, है ना. वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कुछ गंदगी ना करें, उसको मेंटेन करके रखें. देन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स. ये भी बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए कि आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करिए. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रूल्स हैं वहीं पे रूल्स को फॉलो, शुड कम फ्रॉम योर सेल्फ, विद इन आना चाहिए कि नहीं ये हमारी कंट्री है, हमें इसको मेंटेन करके रखना है, साफ़ सफाई रखनी है और इस वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है. देन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. साइंटिफिकली अपने आप को डेवलप करें, इंक्वायरी की स्पिरिट होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए. मतलब अपने आप को रिडीम करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम इंटरनेशनली कहीं भी कुछ भी किसी भी फोरम में अपने आप को प्रेजेंट करने के लायक हों. देन, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस. पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करिए. आप पब्लिक प्रॉपर्टी में ट्रैवल करते हैं, बसेस में, ट्रेन्स में, उनकी सेफ्टी करिए. नहीं कि सीट पे आप कुछ लिख के आ गए, कुछ गंदा करके आ गए, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. वायलेंस को छोड़ दीजिए बिल्कुल. देन, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ पर्सनल एंड इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट. पर्सनली हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए, अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए, स्किल्स को इम्प्रूव करिए ताकि उससे हमारा नेशन भी ओवरऑल इम्प्रूव करे. It is the duty of the parents or guardians to make sure that their children between the age of 6 and 14 years get enough opportunities for education. हर पेरेंट की ये ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को मिनिमम प्राइमरी बेसिक एजुकेशन तो दें ही दें. ठीक है, और कुछ रह गया यहाँ पे नहीं. नाउ एन एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के एवोल्यूशन है ये. द अबव ड्यूटीज कंटेन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज साइटेड अबव merely define what the state expects from its citizens in return for the rights. पार्ट 3 में जो राइट दिए गए हैं उनसे हम वापस रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो पार्ट 4 में मैंशनड है. ठीक है. फर्स्टली, नथिंग कैन बी, जैसे कि हम क्योंकि हमें कुछ अगर पाना है तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा. नथिंग कैन बी गॉट विदाउट पेइंग अ प्राइस. इफ़ यू वांट सर्टेन राइट्स वी ऑल्सो मस्ट परफॉर्म सर्टेन
duties. Every right implies a duty. These duties will make us good and responsible citizens, of course. है ना, तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं. सेकेंडली, दे हैव पुट द फंडामेंटल राइट्स इन द राइट पर्सपेक्टिव. वो आपको समझाती हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं तो आपको उनके साथ क्या करना चाहिए. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स. दे हैव बैलेंस्ड वन थिंग विद द अदर. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं. Thirdly, fundamental duties have been added to make the citizens patriotic and make them realize the importance of protecting the sovereignty and integrity of our nation. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन की है इसकी वजह से, इसकी हेल्प से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वजह से क्या करना चाह रहे हैं वो, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सिटीजन्स थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने, कॉन्शियस बने टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज़, है ना. दे शुड बी कॉन्शियसली परफॉर्म करें अपनी ड्यूटीज़ को. देन fundamental duties have been incorporated in the Constitution of India to promote the idea of harmony in a land of diversities and to strengthen the nation. सबसे important बात क्या है कि nation जो है ऐसे कामों से strengthen होता है. हम ऐसी कोई situation से deal करते हैं तो we feel proud, yes we are a part of India and we should take care of our national symbols. उनके साथ अगर कोई disrespect शो कर रहा है so we should stand out for them, है ना. हमें अपनी duties perform करनी है. देन एक इसका ड्रॉबैक है कि दे आर नॉट वेरी क्लियर. ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्टेट एंड सिटीजन आर बोथ ड्यूटी बाउंड. ड्यूटीज बाउंडिंग नहीं है, स्टेट को भी ऑब्जर्व करना है. ऑन December 16, 2015 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द दिल्ली गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डीजल कार्स बिकॉज दिल्ली हैड प्रोड्यूस्ड एन अलार्मिंग एयर पोल्यूशन लेवल. ये एक एग्जाम्पल है. अब ड्रॉबैक्स क्या है कि कुछ ड्यूटीज़ वेग हैं, रियल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा. जैसे कि इन्होंने बोला है कि साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करो बच्चों में, तो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, ये क्लियर नहीं किया गया है. सेकेंडली, इनमें कोई पेनल प्रोविजन नहीं है. मतलब अगर आप इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, है ना. तो ये होना चाहिए. देन ड्यूटीज़ आर इन नेचर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट. हाँ, ये जो ड्यूटीज़ दी गई हैं ना हमारी, दे आर एक्चुअली ऐसे लिखी हुई हैं जैसे दे आर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये फॉलो करना चाहिए हमें, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. लेकिन हाँ, आप डिसरिस्पेक्ट शो करोगे अपने नेशनल फ्लैग के लिए या नेशनल सिम्बल्स के लिए तो वो दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. ओके अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी. इसके बाद जो है ना आर्टिकल 35 से लेके पार्ट 4 में 36 से लेके आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब ये जो आपने पढ़े हैं ना अभी, जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इनके कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो आप नोट कर सकते हैं. अब जैसे आर्टिकल 33 है, अभी हमने क्या पढ़ा 14 to 32, राइट. अब आर्टिकल 33 है, ये क्या कहता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहें तो, कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज दैट वुड रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल. आर्टिकल 33 क्या कर रहा है, पार्लियामेंट को बोल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ये सारे फंडामेंटल राइट्स मत दो, नहीं दो. क्यों नहीं दो, क्योंकि इस स्पेसिफिक कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स. भाई मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास सारे हम फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते. उनको फ्रीडम ऑफ राइट इन स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया तो वो कोई सीक्रेट तो थोड़ी बोल देंगे कि हमारी तो मर्जी है, फ्रीडम है, हम कुछ भी बोलते हैं. बहुत सारे ऐसे मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी गिवन आउट. तो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हो गए, जो हमारी आर्मी की इंटेलिजेंस है या जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है या जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, CBI है या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है आपका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के साइंटिस्ट वो ऐसे ओपनली बोल देंगे तो हमारी तो टेक्निक ही चली जाएगी सारी बार. देन बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रॉ हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए सारी, है ना. क्या क्या बोला है मैंने, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना. फिर आपका बार्क हो गया. तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं दे हैव टू बी रिस्ट्रेंड, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. ये अपने पर्सनल फ्रीडम को, सारे फंडामेंटल राइट्स को एज सच एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं.
ठीक है। इंटेलिजेंस की जो भी सेक्शंस होते हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या सिविल इंटेलिजेंस हो, उनको बहुत रिस्ट्रेन रहना पड़ता है। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ऐसे लोगों को इनके सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये कंट्री की जो हमारा डिफेंस है उसको एंडेंजर करेंगे। देन आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 क्या कहता है? देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि एन इन एन एरिया अंडर मार्शल लॉ, किसी पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगाया हुआ है, तो कोई भी वहाँ पे जो बंदा इंचार्ज है, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर हो या कोई सिविल ऑफिसर हो, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे वो कंट्री उस सिटी का पर्टिकुलर एसपी हो सकता है, या सिटी का डीएम हो सकता है, या एडीएम या एसडीएम कुछ भी हो सकता है, उसके पास, जो कि गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर एक्ट कर रहा है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पीस मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन का पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए कर्फ्यू लगा सकता है। मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उस एरिया की सिचुएशन ऐसी है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ बीन गिवन द फुल अथॉरिटी कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है अपने दिमाग के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, कंसिडरिंग द ओवरऑल लोकल सिचुएशन। वहाँ पे वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। और ऐसे बंदे को, ये जो ऑफिसर है, इसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटी में कर्फ्यू लग गया, वहाँ के सिटीजन जो है वो केस फाइल करेंगे, हाँ ये डीएम ने हमारा राइट टू जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया, तो डीएम के अगेंस्ट सारे बंदे मिलकर केस फाइल कर दें। दिस इज नॉट अलाउड। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया है कि ऐसे ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया है, उनके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। तो दिस हैज़ बीन गिवन इन दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 35 जो है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑल्टरेशन, एडिशन, किसी हमें कोई पुराना रूल डिलीट करना है या कोई नया एडिशन करना है, नए प्रोविज़न ऐड ऑन करने हैं, तो हम ये चीज़ आर्टिकल 35 जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है इन फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने की। एडिशन या डिलीशन जो भी करना है, चेंज करना है, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है थ्रू दी जो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है आर्टिकल 16, 3, 33, 34, ये सब इसी आर्टिकल के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है आर्टिकल 35A जो है, इट एम्पावर JNK लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू दी रेजिडेंट्स। आर्टिकल 35A जो होता, अब आज की डेट में नहीं है वो, लेकिन वो आर्टिकल 35A जो था उसके अंडर JNK के पास स्पेशल स्टेटस था, वहाँ के सिटीजन्स के पास स्पेशल राइट्स थे। लेकिन इसको मोदी गवर्नमेंट ने रिवोक किया, JNK के सारे सिटीजन्स को इंडियन, बाकी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके अलॉन्ग ले आए हैं कि भाई आप सबके राइट्स इक्वल हैं। अब थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया सारे सिटीजन्स के राइट्स इक्वल हैं। पहले JNK के सिटीजन्स के पास स्पेशल राइट्स थे, अब नहीं है, अब सब इक्वल हैं सारे इंडियंस। तो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 35A वॉज अबॉलिश्ड ऑन August 5, 2019 थ्रू आर्टिकल 370। आपने इसके बारे में सुना होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल 35A जिसने कि JNK के सिटीजन्स को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रखे थे, इट वाज अबॉलिश्ड ऑन फिफ्थ अगस्त 2019 थ्रू आर्टिकल 370। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी फंडामेंटल राइट्स से ही कंसर्न थी, इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी अभी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन उसके पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स और बाकी क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे हम, ठीक है। चिल्ड्रन, आई हैव फिनिश दिस चैप्टर इन वन गो। पहले तो मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके किया था, अब ये मैंने चैप्टर एक बार में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे टाइम भी बच जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, एक बार में बैठ के हो जाता है पूरा चैप्टर। तो डू लेट मी नो योर इनपुट्स कि आपको ये ज़्यादा सही लगा या वो वाला सिस्टम ज़्यादा सही था। एंड वेरी सून आई विल बी डूइंग दी मेरे ख्याल से 7 चैप्टर्स हैं, बाकी फटाफट आपके सिविक्स के मैं ख़त्म करूँगी। सो डू टेल मी योर ओपिनियंस एंड प्लीज़ आपको कंटेंट अच्छा लगता है डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। कोई भी इनपुट हो वो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।